कहते हैं लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये कहावत उन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुश्किलात सफर को पार करके अपनी एक नई राह बनाई है। और वो है ऋषभ तिवारी। ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम यंग आइकन में। धन्यवाद गुलिशा, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए। ऋषभ जी, आप झारखंड से हैं और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो जल, जंगल और जमीन जैसा क्षेत्र है। और आप झारखंड से निकल के दिल्ली में आप आए और भारतीय जनता पार्टी में आप प्रवक्ता बने हैं। तो किस तरह की जर्नी रही, कैसा ये सफर रहा? देखिए, सबसे पहले अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो मैं ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ पे आदिवासी संख्या ज़्यादा है और आदिवासियों के बीच में पला बड़ा हूँ और जल जंगल ज़मीन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझता हूँ। और राजनीति में आना कोई एक संयोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं दिल में भाव था कि ये समाज के लिए कुछ करूँ और अपना योगदान दूँ, तो उसके नियमित मैं आया हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सफ़र तय करना बाकी है और अभी तो ये स्टार्ट है, पिक्चर बाकी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। और आप उस राज्य से नहीं बाहर निकले, बल्कि आपने अपने एक नया रास्ता खड़ा किया है और वो मुकाम तक आप पहुंचे हैं। तो ये जर्नी जो रही झारखंड से दिल्ली तक का सफर, ये सफर किस तरह का रहा? देखिए, पढ़ने तो मैं इंजीनियरिंग ही आया था दिल्ली एनसीआर में और आईआईटी की तैयारी की। और इंजीनियरिंग में आईआईटी पे उस रैंक तक ना पहुंच पाया जिसमें अच्छे कॉलेज मिलते। ट्रिपल ई जरूर आया था मेरा। और बाकी मैंने गाजियाबाद के अंदर कॉलेज में एडमिशन लिया। बिल्कुल घर से इंस्ट्रक्शन था कि राजनीति से दूर रहना। परिवार में लोग राजनीति में हैं लेकिन परिवारवाद की उपज में नहीं हूँ। क्यों, मैं बताऊंगा बाद में। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी। पहले यहाँ एक मेंटलिटी चलता था, बिहार झारखंड का एक अलग खेमा, और जो लोकल लोग रहते थे उन्हें नेगलेक्ट करते थे। तो कुछ उसी भाव में मैं भी फंसा। लोग धमकाना शुरू करने लग गए कि यहाँ के तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, तुम कैसे कॉलेज को लीड कर सकते हो। तो वो दौर था जब मैं कविताएं भी लिखता था और आज भी लिखता हूँ। जब कभी मौका मिलता है और जब कभी कुछ सोचने का दिल करता है, जब कुछ परेशान करता है, तो मैं अक्सर लिखता हूँ। तो उस समय एक फाइंड एन ऑथर इन यू एक कंपटीशन पूरे उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ था। मैं उसमें पूरे यूपी में फर्स्ट आया और मैंने राजनाथ सिंह जी को बाकायदा ईमेल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे परेशान किए जा रहे थे लोकल लोगों के द्वारा। वो बाकायदा समय दिए, मेरी बातों को सुने और उन्होंने मुझे सराहाया भी और मेरे कविताओं को भी सुना। उसके बाद मैं 3 साल तक कॉलेज का निर्विरोध अध्यक्ष रहा और उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई। अनुराग ठाकुर जी के साथ जुड़ा, युवा मोर्चा स्टडी सर्कल में राष्ट्र कोर कमेटी के तौर पे काम किया। बाद में पूनम महाजन जी के टीम में जब युवा मोर्चा आई तो मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा स्टडी सर्कल का। तो ऐसे राजनीति सफ़र चली। बोलने का बहुत अच्छा मन करता था, दिल से हमेशा चाहता था कुछ बोलते रहूं। कॉलेज लाइफ में भी बोलना, डिबेट में पार्टिसिपेट करना और कभी लोगों के लिए रोड पे लड़ जाना, बहस कर लेना, पुलिस से भिड़ जाना, जो गुंडे तरीके के लोग दिखते थे उनसे लोगों के लिए लड़ लेना। तो बोलने का शौक था, पार्टी ने अवसर दिया है, उस पर कार्य कर रहा हूँ। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, इंडिया अलायंस को लेकर क्या सोच है आपकी? क्योंकि इंडिया अलायंस की जिसने नींव रखी वही अब पार्टी को छोड़ के और एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो इंडिया अलायंस को क्या लगता है कि अब ये पार्टी अच्छी ताकतवर पार्टी उभर पाएगी या इसी तरह डगमगाती हुई नजर आ रही है? अक्सर मैं डिबेट में कहते आया हूँ कि ये वो लोग हैं जो इंडिया के आगे डॉट लगाए, आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट एक करने वाले लोग हैं, जिन्होंने विकास के आगे डॉट लगाया है, नीतियों के आगे डॉट लगाया है, नियत के आगे डॉट लगाया है। तो आप खुद देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रदेश बदल रहे हैं, इनके दूल्हा बदलते जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं हम उस बारात में लोगों को शामिल करेंगे। जनता कंफ्यूज है, भैया पहले बताओ तो दूल्हा कौन है। सब अपने अपने प्रदेश में अपने दूल्हा खड़ा कर रहे हैं। तो जनता उस गाड़ी पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी जिसका ड्राइवर पता ना हो और जिसका ब्रेक फेल हो। तो इंडिया लाइन से नीतीश जी हट गए, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने सही राह पकड़ा है और विकास की राह को पे चला है। क्योंकि ये इंडिया अलायंस केवल केवल अपनी सत्ता सुख को भोगने के लिए वापस आने का इनका एक संघर्ष है, विकास से इनका मतलब नहीं है।
हम भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक अपना मुहिम चलाती है, अपने कार्यक्रम चलाती है, मेरी पार्टी मेरा देश, ये कहते हैं मेरी पार्टी मेरा फेस। केवल अपनी फेस की लड़ाई है, देश से मतलब नहीं, विकास से लेना देना नहीं, अपना सत्ता सुख में वापस कैसे हम आ जाए, इसकी ये लड़ाई। ऋषभ जी, चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे होंगे, या फिर राम मंदिर ही रहेगा इन वाले चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि राम मंदिर भी एक मुद्दा है और रहेगा। बाकी विकास मुद्दा है, विकास कहीं न कहीं डायरेक्ट कनेक्टेड राम मंदिर से भी है। अगर राम मंदिर बने गुलेसा जी, तो वहाँ पे 15,000 करोड़ की योजनाएँ भी चल रही हैं। होटल भी बन रहे हैं, अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो रहा है, टूरिज़्म आएगा, पैसे बाहर से आएँगे, वहाँ के आस-पास के लोग के अंदर रोज़गार जनरेट होगा। तो इस भाव से भी सोचने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही देखेंगे, आईआईटी की संख्याएँ हमने बढ़ाई, एम्स की संख्याएँ हमने बढ़ाई, एयरपोर्ट अब कितने बनने लग गए। आज तक उन इलाकों में एयरपोर्ट पहुँच गया जो आकांक्षी जिलाओं में आता था, जहाँ जिन्होंने आज तक ट्रेन की सीटी नहीं सुनी थी, वहाँ ट्रेन पहुँचा। 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली पहुँची। अ, आपके प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों के लिए, ट्रैवल्स के लिए, प्रिमिटिव प्लस के लिए जनमन योजना लेकर आए। अनेक ऐसी योजनाएँ हैं जो डायरेक्ट लोगों को कनेक्ट किया है मोदी जी के साथ, उनको उनका आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, और मुझे तो लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएँगे, क्योंकि युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, हर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उन्हें पता है कि देश के मुद्दे पे हो, विकास के मुद्दे पे हो, वही पार्टी है जो हमें आगे लेकर चल सकती है। ऋषभ जी, युवाओं को लेकर क्या कहना है आपको? क्योंकि जो अभी युवा नया अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो कौन सी फील्ड में उन्हें जाना चाहिए? क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको आइडियल मांगते हैं। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी फील्ड में उन्हें कदम रखना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि मैं अभी वैसा कुछ किया नहीं हूँ कि आइडियल हो जाऊँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं, वो ज़रूर मुझे बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भैया आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको युवाओं के लिए बता देता हूँ कि जो अभी बजट आया है, उसमें 1 लाख करोड़ के आसपास जो है, काफ़ी इनोवेशन और इन चीज़ों के लिए भी बजट का प्रावधान है, काफ़ी मिसलेनियस मैं अमाउंट में बोल रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट फिगर तो आपको देख के बता दूँगा। तो बहुत इनोवेशन के लिए भी इसमें पैसे दिए गए हैं। स्टार्टअप के लिए भी अलग से फंड दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भारत अच्छा कर रहा है। तो युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए हो, बाकी जो अलग-अलग सेक्टर से वो निकल के अपने आप को, चाहे इसरो कितना अच्छा ग्रोथ किया है, उसके अलावा आप पॉलिटिक्स में भी देखेंगे तो युवाओं की भागीदारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और ये अवसर भारतीय जनता पार्टी ने ही बहुत लोगों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया है। 28 साल का तेजस्वी सूर्या को रातों-रात बैंगलोर से टिकट मिल जाता है, तेजस्वी जी को। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। यहाँ पे आपको टाइटल नहीं, टैलेंट देखा जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप गांधी परिवार से हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप समाजवादी के यादव परिवार से हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप तेजस्वी यादव के परिवार से हो। ये ज़रूरी है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, तो टाइटल नहीं देखेंगे, आपको मौका मिलेगा। अच्छा, जैसे हम आइडल की बात कर रहे हैं और हमारा शो भी है यंग आइकन, आपके आइडल कौन है? देखिए, मेरे लाइफ में लोग पूछते हैं, देखिए क्योंकि युवाओं का अवसर थोड़ा इसको लाइटली भी करते हैं। कोई पूछता है कोई फ्रेंड है क्या, या कभी किसी पे मन आया, दिल आया क्या? मैं बोलता हाँ बिल्कुल, मेरा क्रश है। वो क्रश मेरे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। रात को 2 बजे मैं उनकी कविताएं सुनता हूँ, उनके भाषण को सुनता हूँ, और उनके राजनीति करने के तरीके को भी, जो पुराने वीडियो मिल जाए, देखने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अटल जी की नीतियों को अगर मैं अडॉप्ट कर सकूँ, दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यशैली को समझ सकूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नियत को पढ़ सकूँ, तो मुझे लगता है, और मोदी जी के कार्यशैली करने के, एडमिनिस्ट्रेशन करने के एक फ्यूचर सोच को अगर मैं अडॉप्ट कर सकूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो कई सारे, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, कि उतार चढ़ाव और परेशानियां भी आती हैं। तो ऐसे में आपके लिए कभी ऐसा कोई दिन रहा है जो आपके लिए बुरा दिन रहा हो, वो बुरी कड़ी रही हो, मतलब वो एक ऐसा कोई दिन आपको याद हो? बिल्कुल, मुझे याद है जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करना स्टार्ट किया था, तो घर से तो पैसे ले नहीं सकता था, और घर वाले को हर मंथ 7 या 8 तारीख को पैसे देने होते थे, क्योंकि दूध का खर्चा है, राशन का खर्चा है, सारा है। और एक बार मुझे याद है, ये बिल्कुल सही घटना है, कोई बनावटी घटना नहीं है। आया नगर मेहरौली के आगे अर्जनगढ़ एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से मेरा ऑफिस था उद्योग विहार गुड़गांवा। मैं पैदल गया हूँ बोले सर जी, और ये सच है। कितना किलोमीटर होगा ये? ये 15 किलोमीटर के आसपास अच्छा। मैं पैदल गया हूँ,
क्योंकि 7 रुपये में एक तरफ का बस का था मेरे पास पैसा और दूसरी तरफ का था नहीं, तो मैं सोचा इधर से चल जाता हूँ, उधर से ऑफिस का थका रहेगा तो बस से आ जाऊँगा। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कैमरा पे नहीं कहना चाहता, जो एक समान युवा को बहुतों ने संघर्ष किया है, कोई मैं इकलौता नहीं हूँ। हर किसी का संघर्ष अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो मुझे लगता है ये संघर्ष और इंसान को मजबूत बनाता है। तो ऋषभ जी, आपने बताया कि आपकी दिलचस्पी जो है वो अलग अलग कामों में भी रही है। आपको डांस करने का भी शौक था, आपको कविता लिखने का भी शौक है। तो मतलब ये सब चीजें अब आपके शौक अभी भी आप पूरा करते हैं या अभी पूरा नहीं हो पाते हैं? मज़ेदार कहानी है, मैं जब तैयारी कर रहा था 11-12 में, दिल्ली 12 के बाद आया था, तो डांस इंडिया डांस का ऑडिशन आना था। अच्छा। मैं बिना घर में बोले कैस सीडी में गाने रिकॉर्ड करा के चल गया ऑडिशन देने। खैर ऑडिशन कैंसिल हो गया, तो मैं लौट के आ गया और मैं गोल्ड मेडल भी जीता हूँ डांस में और फर्स्ट भी आता था, अपने स्कूल में डांस में आता था। मुझे एक बड़ा मज़ेदार बात भी याद आ रहा है कि अगर एक बार डांस कंपटीशन को लेके लोग चल रहे थे और मुझे भेजा भी गया कहीं और डांस करने के लिए। उस समय मोटापे पे, मतलब मेरा मोटापा हमेशा रहा है, तो कहीं न कहीं बीच में कम हो गया था, तो किसी ने बोला कि ये मोटा क्या नाचेगा, ठीक है, ये मोटा लड़का क्या डांस करेगा। और वहाँ पे मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी में था वो, तो मैं वहाँ पे बाकायदा फर्स्ट भी हुआ और कॉलेज को अपने अवार्ड भी दिलाया। तो एक तो ये रहा, दूसरा एक बड़ी ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अगर आप एज ए यूथ अपने आप को देखना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए पॉलिटिकल या किसी भी चीज़ में, अपने समाज की चीज़ों को देखकर ज़रूर आवाज़ उठाना सीखिए। झारखंड का जामताड़ा ज़िला देश में फेमस है और मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगता है। छोटा जगह है, कंजेस्टेड रोड है, तो जब देखो जाम, जब देखो जाम, कभी कोई धक्का दे रहा है, कभी कोई धक्का दे रहा है। कोई मेडिकल इंसान, कितनों की डेथ हो गई। जब मुझे लगा कि किस दिन मेरा परिवार का सदस्य अगर कोई रहा, अब वो इस जाम में फंस गया तो क्या होगा। ऐसे ऐसे यूथ को मैं लेकर आया, मुझे अवार्ड भी मिला एसपी के द्वारा और उसका प्रभाव भी मैं बता रहा हूँ कि ट्रैफिक जाम को लेके वो मुहिम एक क्रांति में बनी है गुलिसा जी। मैं ऐसे ऐसे यूथ को चौक चौराहे पे लाया जो चौक पे निकल कर चाय नहीं पीते थे। कोई अच्छा बिजनेसमैन, कोई अच्छा सीए है, मैं बोला कि अगर लड़ना है समाज के लिए तो जुड़ना होगा, और मैं उनको जोड़ा और एक ट्रैफिक मॉडल हमने शहर में सेट किया। जैसे दो साइड से गाड़ियां आती थी, दो लोग उधर खड़े होना, दो लोग इधर खड़े होना। बाद में प्रशासन ने, आईपीएस वगैरह सब आए, हमें अवार्ड दिया गया। मैं अपने संस्था भी मैंने एक बनाया है, ट्रस्ट आरसीएलडी, रेजोनेंस सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और यूथ पावर करके मैं एक ग्रुप भी चलाता हूँ। और नेहरू युवा केंद्र में भी मैं जुड़ा रहा, यूथ क्लब भी चलाया। और साउथ कोरिया से कुछ टीम आई थी, वहाँ भी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट किया हूँ नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। तो वो मुहिम का असर ये दिखा कि नोएडा में भी हिंदुस्तान टाइम्स में वो छपा था और यहाँ के लोगों ने भी ट्रैफिक के लिए खुद रोड पे उतरे और जागरूकता अभियान चलाए, और उसके लिए मुझे जिला प्रशासन ने अवार्ड भी दिया। तो इस तरीके के बहुत सारा सामाजिक काम भी यूथ के नाते हम करते रहते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बाहर के मुल्क का जिक्र किया है, इंडियंस यहाँ पे स्टडी करते हैं लेकिन जॉब के लिए फॉरेन कंट्री चूज करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ की कमी लगती होगी, और पहले थी भी। अब बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन को छोड़ के वापस इंडिया में आ रहे हैं। आप अगर केवल ग्रेटर नोएडा में देखेंगे तो एक बड़ा इंडस्ट्री हब लग रहा है। कोलकाता की तरफ भी आप जाएंगे, नॉर्थ जो असम टचिंग एरिया, वहाँ भी लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यूथ का अब अपने देश की तरफ वापस लौटना एक सामान्य रूप से उनके अंदर सोच आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। सरकार भी अच्छा काम कर रही है, कंपनियां भी भारत को एक आशावादी निगाह से देखती हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब बाहर जाना लोग बंद करेंगे जॉब के लिए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहेंगी। शुरू से आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहा है और आने वाले वक्त में जैसे कि आपने कहा है कि ऊंची उड़ान आपको भरनी है, तो ऐसे में और भी बिजी शेड्यूल रहेगा। ऐसे में परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं जी, आप? बिल्कुल एक मैं अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जनरली लोग का परसेप्शन क्या रहता है, अरे नेता होगा, पॉलिटिशियन होगा तो बड़ा पावर होगा। कभी किसी पॉलिटिशियन के घर जाकर देखिए, परिवार से मिलने का समय नहीं रहता, दवाई खाने का समय नहीं रहता। और इवन बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 बजे रात को सोते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं, फ़ोन स्टार्ट होता है, बंद करने का समय नहीं रहता। तो हर राजनेता या हर पॉलिटिशियन गलत नहीं। उनकी जीवन शैली इतनी ज़्यादा व्यस्त होती है कि आप कभी-कभी देखेंगे तो वर्षों परिवार से ढंग से वो समय नहीं दे पाते। तो मेरा मानना है कि परिवार तो छूटते ही चला जाता है, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास कुछ लोग हैं जो परिवार को चाह के भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। तो हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, और बैलेंस करके चलने में यहाँ हमें सपोर्ट भी मिलता है।
तो और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय यह है कि जब आप छोटे शहर में रहते हैं और जब आप किसी से कुछ बड़ा करने की बात करते हैं तो लोग पहले आप पे हंसते हैं कि पहले अपना जगह तो देखो यार, यहाँ से वहाँ जाओगे, पागल हो क्या। जब लोग पागल बोलते हैं तभी आप कुछ अच्छा करते हैं, तो ये पागल बनती जरूरी है लाइफ में, पागलपंती लानी चाहिए लाइफ में। बिल्कुल सही कहा आपने कि संघर्ष अगर करते हैं तो और भी ज़्यादा मजबूत होकर आप सामने आते हैं। और क्या कहते हैं, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि राजनीति में अगर आना चाह रहे हैं तो बहुत लोग डरते हैं राजनीति से और नहीं आना चाहते हैं। और जैसे कि आपने जिक्र भी किया था अपनी शुरुआत में कि जो पैसे वाले लोग हैं कि उनके लिए राजनीति है, या जिनको काम नहीं करने दिया जाए, तो ऐसा आपने कुछ जिक्र किया था, तो वो थोड़ा सा क्लियर करिए कि आप क्या कहना चाह रहे थे उसमें। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप राजनीति में आने चाहते हैं और आज के डेट में तो आपके पास प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, दो चीज़ें अवश्य करें। पहला, अगर आप फुल फ्लेज राजनीति में आना चाहते हैं तो आज की डेट की राजनीति वो नहीं रही है कि आप इकोनॉमिक को छोड़ दें और केवल राजनीति की ओर बढ़ जाएं। इकोनॉमिकली बैलेंस करके आपको चलना ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आगे पीछे किसी को नहीं देखना है, केवल खुद को लेकर चलना है, तो मैं कहूँगा कि आप संघ से ज़रूर जुड़ें। संघ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूर्णकालिक के तौर पर अवसर देता है, और संघ की विचारधारा से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको देश भाव भी समझ में आएगा। राष्ट्र के लिए कार्य करना, उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप एक सामाजिक राजनीति में आना चाहते हैं तो अपने आप को इकोनॉमिकली बैलेंस करके चलना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो। और राजनीति का पैमाना भी बहुत बदला है कि केवल ग्राउंड पे खड़े होकर बूथ स्ट्रक्चर को क्रिएट करना ही राजनीति नहीं है, पॉलिसी मेकिंग भी राजनीति है, सोशल मीडिया पे सकारात्मक कार्य करना भी राजनीति है, गवर्नमेंट की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, दर्शाना भी राजनीति है। टीवी डिबेट्स में जैसे हम बोलते हैं, पार्टी के बातों को रखना, देश के लिए योगदान देना। आज अगर हम अपने पार्टी के सही छवि को कैमरे पे ना रखें तो बेइज्जती किसकी है? पार्टी की है। तो ये भी एक अच्छे राजनीति का अवसर आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया आज के डेट में आपको घर बैठे राजनीति करने का अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो अब तो बहुत सारे समीकरण आ गए। जरूरी नहीं है हमारे यहाँ कि आप गणेश परिक्रमा लगाइए गांधी परिवार की तरह। आपके अंदर क्षमता है तो हम चुनकर निकाल लेते हैं। ऋषभ तिवारी को भी किसी ने देखा था, अवसर दिया, आपको भी अवसर मिलेगा। अपने स्किल को जरूर बढ़ाइए। मोदी जी 2010 में ही गुलीसा जी समझ गए थे कि जमाना सोशल मीडिया का आएगा। वो पहले से राजनेता थे जिन्होंने फेसबुक पे अकाउंट बना के एक अच्छे सकारात्मक रूप पे काम करना शुरू किया। तो हमें अगर अभी राजनीति में आना चाहते हैं तो 10 साल बाद का यूथ कैसी राजनीति देखना चाहता होगा, हमें उस रूप से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि अगर आज हम स्टार्ट करेंगे तो 10 साल बाद राजनीति का क्या माहौल रहेगा। तो हमें अपने आप को उस रूप से क्रिएटिव चीजों को लाने की आवश्यकता है। आज हम कॉपी कलम से लिखते हैं, 10 साल बाद हो सके केवल एआई का जमाना रहे, तो एआई के लोगों में हम राजनीति में फिट कैसे हो, तो उस रूप से ग्रो करते हुए राजनीति में आए तो आप जरूर अच्छा करेंगे। बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अलग-अलग छोटे-छोटे गाँव से आते हैं, छोटे-छोटे तबके से आते हैं, वो आते हैं तो उनको रोका जाता है। जैसे आपने भी ज़िक्र किया था कि स्कूल में भी इस तरह की धमकियाँ, और कॉलेज में भी आपको रोकने की कोशिश की गई है कि अच्छा, एक छोटे से गाँव से आया, ये हमारी बराबरी करेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये फेस करनी पड़ती है। तो क्या अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं सामने जो देखने को मिलती हैं? बिल्कुल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक दिन डिबेट कर रहा था एक चैनल पे सीपी में। वहाँ पे दो लड़के निकल कर आए, एक नोएडा की यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा कि भैया हम भी काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ समस्या बहुत है। बोले क्या समस्या है? तो लोकल हमें ये कहा जाता है कि पहले अपना चेहरा देखो, हुलिया देखो, तब बड़ा आए हो टीवी डिबेट करने के लिए। तो ऐसी समस्याएं हैं। मैं उनको दो बातें समझाया कि अगर कोई तुम्हें कैमरे पे आने के लिए रोके तो अपने मोबाइल को अपना कैमरा बनाओ। अगर कोई तुम्हें काम करने से रोके तो लोगों के बीच जाके दो लोग साथ खड़े काम करना शुरू कर दो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी का कॉल आया मेरे पास, बोला ऋषभ भाई चाय बेच के आना है कांग्रेस के अधिवेशन में। बोले वहाँ तो पुलिस होगी पाजी। तो बोले नहीं नहीं आना है। और मात्र 4 लोग थे हम लोग, एक महिला थी, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी थे, मैं था, एक और शख्स थे। हमने कांग्रेस अधिवेशन में बीच में घुसकर बकायदा कपिल सिब्बल को, मणिशंकर अय्यर को चाय पिलाया, पुलिस हमें अरेस्ट की, उसके बाद हम पे लाठियां भी चलाई गई, हम बकायदा जेल के पास तक पहुंचे। लेकिन गुजरात से कि कुछ लोगों का, उन्होंने हमारे मेहनत को देखा, उन्होंने कहा कि इनकी नीयत सही थी,
क्योंकि आप बदनाम किसको करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा जुनून आपके अंदर है तो कहीं आपको कोई नहीं रोकने वाला है। टाइम लग सकता है, रुकावट नहीं आएगी। देखिए, बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो है कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या है, हम सब चीज़ें दिखा नहीं सकते, सब चीज़ें बता नहीं सकते। लेकिन आपका जो सफ़र था, स्कूल, कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जॉइन करा, फिर राजनीति में आ गए, तो अब कहाँ जाने का इरादा है? अब और आगे कितनी देखिए, बड़ी मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, और इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। ये विश्वास मेरे अंदर मेरी पार्टी ने दिया है। ये विश्वास मेरे अंदर मेरी पार्टी के प्रशिक्षण ने दिया है कि एक सामान्य लड़का भी अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर काम कर रहा है या समाज के लिए काम कर रहा है, देश के उत्थान के लिए काम कर रहा है, तो इस देश का वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। हमें परिवार में किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं बनूंगा। क्योंकि देखिए, जब मन में हमारे बड़ा ख्याल हो तो उसे पूरा करने की जो है वो लगन भी लगाते हैं और उसे तक पूरी करके भी दिखाते हैं। और ऐसे में अब जाते जाते कौन सी बात कहना चाहते हैं आप, और हमारी ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहूँगा कि कभी भी किसी भी संघर्ष में ये ना सोचे कि संघर्ष हो क्यों रहा है। इसे एक लर्निंग पीरियड समझें, और राजनीति में युवा तो ज़रूर आएँ, बढ़ चढ़ कर आएँ। और मैं फिर से कहता हूँ कि अंधभक्त अगर गलत है तो अंध निंदक होना भी गलत है। अगर समाज में कोई गलत चीज़ को दर्शा रहा है तो उस पे आवाज़ ज़रूर उठाइए। एक छोटा-सा लाइन मैं और जोड़ना चाहूँगा क्योंकि आप महिला हैं। मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था, आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उन लोगों के पेजेस को भी रिपोर्ट करना शुरू कीजिए, जो महिलाएँ, जो लड़कियाँ, जो बहन, जो बच्चियाँ अपने नॉर्मल फेसबुक या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फ़ोटो डालती हैं, उनको लेकर वो अपने पेज के मेमेस पे सेक्सुअल कंटेंट बना के डाल देना या अपोज़िट कुछ भी लिख देना और उनके फ़ोटोज़ को वायरल करा देते हैं। मैंने एक लड़की को देखा जो मेरी जानकार थी। उन्होंने कहीं घूमने का, दार्जिलिंग घूमने गई, उसने कैमरे से फ़ोटो खींचा और एक नॉर्मल सेल्फी का पोज़ बनाया। उस फ़ोटो को मैं एक पेज पे देखता हूँ कुछ सेक्सुअल कंटेंट के साथ, तो वो लड़की तो अपना लाइफ़ एन्जॉय कर रही है। तो इस तरीके के पेजेस में हम हाँ, हाँ, हाँ ना करें, उसको रिपोर्ट करें ताकि उन पेजेस को ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप भी गुलिसा जी 10 फंक्शन में जाती हैं, शादी में जाती होंगी, घर में 10 तरह के फंक्शन होते होंगे या सीपी ही घूमती होंगी, आपने कहीं अगर फ़ोटो डाला और उस फ़ोटो को कोई गलत पेज में डाल दिया, तो बदनामी किसकी है? लोग नहीं जज कर पाते, तो ऐसी चीज़ों को युवा अवेयर रहें, एक अवेयरनेस मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए और अपनी ज़िंदगी का जो पूरा विस्तार से हमें बताने के लिए कि आपकी कितनी संघर्ष भरी कहानी रही है, और फिर भी आप एक छोटे से गाँव से निकल के आज एक बहुत बड़ी पार्टी में शामिल हुए हैं, और भी आगे का जो आपका सपना है वो ज़रूर पूरा हो। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बहुत-बहुत हमारे धन्यवाद। साथ ऋषभ तिवारी, और जिन्होंने बहुत सारी अपनी जर्नी का ज़िक्र किया। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, और मिलेंगे आपसे दोबारा अगले संडे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी।